हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए जुड़ना शुरू कर दें। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप जुड़ना शुरू कर दें, क्लास आपकी शुरू हो गई है। हर दिन ये कक्षा आती है पॉलिटी सीरीज को लेकर, और पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण है उन चीजों पर अपनी कक्षा आती है। अभी तक हम लोगों ने महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास किया है, अब हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज पे आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के क्रम में आप लोगों ने अभी तक अनुच्छेद 1, 2 और 3 इनको पढ़ लिया है। अब हम लोग नागरिकता की बात कर रहे हैं, और नागरिकता के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से आने वाले सारे प्रश्न आपके हो पाए, इस बात को ध्यान में रख के मैं अपनी जो क्लास है वो करता हूँ। क्लास पे आगे बढ़ते हैं, उसके पहले P2I बैच के बारे में आपको बता दें, क्योंकि लगातार आपकी डिमांड रही है कि सर P2I बैच मिल जाए। तो अब P2I बैच आ चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है 19 जून से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और एडमिशन अभी भी लेना चाहते हैं तो एडमिशन की अंतिम तिथि 30 जून है, अर्थात 30 जून के बाद इस बैच से फिर आप नहीं जुड़ पाएंगे। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा P2I बैच का। और P2I बैच की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें आवासीय कार्यक्रम भी शामिल है, अर्थात अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तक रहने खाने की जो जिम्मेदारी है, साथ ही साथ पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल मार्गदर्शन की जो जिम्मेदारी है, वो भी दिल्ली में रह के वो सारा का सारा जो खर्चा है वो स्टडी IQ के द्वारा उठाया जाता है। ऐसे ही तो बैच की आपको तलाश थी, वो बैच आ चुका है, और वो बैच सारे छात्रों के लिए है। सारे छात्रों का मतलब जो छात्र बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश बैच में एडमिशन ले लेंगे, जो छात्र अंग्रेजी माध्यम है वो इंग्लिश मीडियम वाले बैच में जाएंगे, और जो हिंदी माध्यम है वो हिंदी माध्यम के बैच के साथ जुड़ेंगे। तो P2I हिंदी माध्यम, P2I अंग्रेजी माध्यम और P2I द्विभाषी माध्यम या इंग्लिश माध्यम, तीनों ही माध्यम में ये बैच। और अच्छी बात है कि ये स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार हुआ, एक ही तारीख से तीनों बैचेस एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तीनों की फीस एक जैसी है और तीनों के में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि, आखिरी डेट भी 30 जून है। फटाफट जुड़े, बहुत गुणात्मक बैच है, बहुत उपयोगी बैच है, और संसार में जो उपयोगी हो उसका ही अस्तित्व रहता है, तो आप उसके साथ जुड़ते हैं, जुड़िए। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा है और मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे, और मैं आप लोगों के साथ एथिक्स और भारतीय राज्य व्यवस्था दो विषयों पे आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ। बहुत बार लोगों को लगता है कि सर आप पॉलिटी पढ़ाते हैं कि एथिक्स पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब से वैसी छवि बन जाती है जैसा आप जिस विषय को ज़्यादा करते हैं। जैसे पॉलिटी की सीरीज मैंने अब शुरू करी है, जबकि जितने भी स्टडी IQ के हिंदी माध्यम के बैच शुरू हुए हैं, लगभग 3 बैचेस पॉलिटी से वो मेरे द्वारा ही शुरू किए गए हैं, और मैंने वहाँ पॉलिटी ख़त्म भी कर दी है। और जो छात्र हैं अगर वो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं तो वो बता सकते हैं कि कैसा पॉलिटी पढ़ाया गया और कैसा पढ़ाया जाता है, वो आप इन कक्षाओं से आप देख सकते हैं। हालांकि इन कक्षाओं में और उन कक्षाओं में थोड़ा अंतर है, उन कक्षाओं में चीज़ें और ज़्यादा होती हैं, यूट्यूब पे थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। फिर भी कोई क्या कर सकता है, किसकी क्या क्षमता है, सीमा है, उसकी पहचान आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जिद करके पॉलिटी की क्लास शुरू करी है कि छात्रों ने एथिक्स के रूप में मुझे देखा है और उनको लगता है कि सर केवल एथिक्स पढ़ाते हैं। नहीं, पॉलिटी कोर सब्जेक्ट है मेरा, और एथिक्स इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि जब से वो शुरू हुआ तब से मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। और चूंकि जब हम लोग तैयारी करते थे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 हुआ करते थे, और मेरे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक PSIR होता है और दूसरा फिलॉसफी होती है। और जब आप एथिक्स की बात करेंगे तो इसके सारे सिद्धांत, सारे लोग, सारे विकास दोनों इन्हीं दोनों विषयों से निकल कर आते हैं। तो ऐसे में जब एथिक्स के टीचर बनने की बारी आई तो सहर्ष उसकी सारी चीज़ें अपने पास थी, इसलिए एथिक्स को मैंने तब से करना शुरू किया है। तो एथिक्स और पॉलिटी, इन 2 विषयों में मैं आपके साथ जुड़ता हूं। तो आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में आज सिटीजनशिप की बात करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे। और नागरिकता आप समझते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 to 11 तक सिटीजनशिप की बात है। समझते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने के लिए मेरा ढंग थोड़ा सा अलग है। मैं लाइन टू लाइन ये बात नहीं करता कि अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 5 में जो लिखा है वो क्यों लिखा है, इस पे मेरा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रहता है। समझ विकसित हो जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में पहला अनुच्छेद है जो हम शुरू करने वाले हैं,
वो अनुच्छेद 5, और संविधान के अनुच्छेद 5 में लिखा क्या गया है पहले वो हम देख लेते हैं, फिर वो क्यों लिखा गया है उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए अनुच्छेद 5 जो है, अगर इसकी प्रकृति की बात हम लोग करें, इसके नेचर की बात करें, तो हम पाते हैं कि अनुच्छेद 5 ये बताने का प्रयास करता है कि जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात नागरिकता की समस्या उठी होगी कि कौन से लोग कहाँ के नागरिक होंगे, कौन बाद में नागरिकता कैसे मिलेगी, वो पहला प्रश्न नहीं था। पहला प्रश्न ये था कि जब भारत का विभाजन होगा, जब भारत का विभाजन कर दिया गया, तो इस भारत के विभाजन के साथ जो लाइनें खींची गई होंगी, इन लाइनों में जो लोग रह रहे हैं इधर उधर, उनकी नागरिकता का क्या प्रश्न होगा, क्योंकि अभी तक तो ये सब एक ही था, अब ये लाइनें खिंच गई हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया है और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया है और ये भारत हो गया है। अभी तक यहाँ से यहाँ तक सारे लोग कौन थे? सारे लोग भारतीय थे, हर किसी को भारतीय के नाम से जाना जाता था। अचानक से कुछ पाकिस्तानी हो जाएंगे और कुछ भारतीय रहेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि कौन सा भारतीय पाकिस्तानी बनना चाहता है और कौन सा भारतीय भारतीय रहना चाहता है, ये तो भारतीयों की चॉइस होनी चाहिए। विभाजन बाद में हो रहा है, पहले से लोग भारतीय हैं और हमने समझा था कि हमें भारतीय होने पे गर्व, अगर हमें भारतीय होने पे गर्व है और ये गर्व हम बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर तो हम दूसरे नहीं बनेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको शायद उस समय गर्व न हो, वो धर्मभीरू थे, धार्मिकता से ग्रसित थे, संकीर्णता से ग्रसित थे, क्षेत्रवाद से ग्रसित थे, तो उन्हें लगा कि कुछ भी हो जाए हम यहीं रहेंगे, बन कुछ भी जाए। तो अगर उन्हें नागरिकता जबरदस्ती देने की बात आ गई तो उनके साथ विभेद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये तय करना था कि जो लोग हैं उनमें से किसको कहाँ का नागरिक बना दिया जाए। तो एक्चुअल में जब अनुच्छेद आप 5 पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन नागरिक होगा, बल्कि अनुच्छेद 5 में आपको ये दिखेगा कि कौन नागरिक हुआ होगा, है ना। अनुच्छेद जब आप 5 पढ़ेंगे, आर्टिकल 5, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि विभाजन के पश्चात कौन नागरिक हुआ होगा, और अनुच्छेद 6 और 7 इन्हीं 5 की बातों को प्रोटेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 5, 6 और 7 ये तीनों अनुच्छेद एक ही बात को डिसाइड करेंगे कि कौन नागरिक हुआ होगा। अर्थात जब विभाजन हुआ, हम स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद जो तात्कालिक लोग थे वो कैसे नागरिक हुए होंगे। तो कुल मिला के 5, 6, 7 ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद अभी के हिसाब से भूतकाल की नागरिकता की बात करते हैं। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है हमारे संविधान में कि लोग कैसे नागरिक हुए होंगे। मतलब इन 3 अनुच्छेदों से ये कोई मतलब नहीं है कि अब वर्तमान में नागरिकता कैसे मिलेगी। और अक्सर हम जब नागरिकता पढ़ने आते हैं तो हम यही समझना चाहते हैं कि अभी वाली नागरिकता कैसे मिलेगी, लेकिन 5, 6, 7 का अभी जो नागरिकता मिलेगी या जो अभी नागरिकता होगी, उस नागरिकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है क्योंकि आज नागरिकता जैसे भी मिल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं ये अनुच्छेद। इसके लिए एक छोटी सी कहानी समझते हैं। छोटी सी कहानी को समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नागरिकता में अनुच्छेद 5 में जो लिखा है वो क्यों लिखा है। छोटी सी कहानी कुछ ऐसे समझ लें आप कि जब विभाजन हुआ, ठीक है, जब विभाजन हुआ तो आप देखोगे कुछ ये कंडीशन है विभाजन के पहले की। इसको हम 1935 का भारत कहते हैं। 1935 का भारत, 1935 का भारत, 1935 का भारत, इसको हम लोग 1935 का भारत कहते हैं। जो नक्शा आप देख रहे हैं ये 1935 का भारत है। देखिए 1935 का भारत, 1935 का भारत, 1935 का भारत है। अब ये 1935 के भारत के हिसाब से अगर देखें तो सारे के सारे लोग कौन थे? भारतीय थे। अब ये तय किया गया 15 अगस्त
1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 का भारत का विभाजन कर दिया गया और यहाँ पे पूरब की तरफ देखा जाए तो एक क्षेत्र को, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, उसको इस तरफ अलग कर दिया गया और इधर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से देखा जाए तो इधर हो गया ये पाकिस्तान और पूरब की तरफ ये भी पाकिस्तान। अभी तक ये पूरा भारत था, अब इस तरफ और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान कहलाने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि अभी तक ये सारे लोग भारतीय थे। तो अब चूंकि ये जो विभाजन हुआ, ये विभाजन का मुख्य आधार सांप्रदायिकता थी, धार्मिक कटुता थी। एक धर्म विशेष के लोग एक विशेष धार्मिक पार्टी जो कि मुस्लिम लीग थी, उसके जिद का परिणाम था ये विभाजन। तो ऐसे स्थिति में उनके जो समर्थक थे, उस धर्म के समर्थक थे, उन लोगों के भीतर भी था कि नहीं, हम इधर जाएंगे और यहाँ के नागरिक बनेंगे। विशेषकर इस समय जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के दौरान एक धार्मिक कटुता भी फैली जिसने भयंकर हिंसा का रूप लिया, दंगे का रूप लिया। तो एक बात यहाँ पे डिसाइड हो गई थी जो लगातार फैल रही थी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बनेगा। इसलिए जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में रहें, उनके लिए अच्छा होगा, और जो हिंदू हैं वो भारत में रहें, उनके लिए अच्छा होगा। तो ये जो भ्रम फैला, ये जो रूमर फैला, इस रूमर ने बहुत बड़ी भीड़ को उकसाया और जो लोग इस तरफ रह रहे थे पाकिस्तान की तरफ, हिंदू, उन्होंने पलायन शुरू किया भारत की ओर, और जो भारतीय क्षेत्र में रह रहे थे मुसलमान, उन्होंने पलायन शुरू किया पाकिस्तान की तरफ। लेकिन बहुत सारे उसमें लोग ऐसे भी थे जो अपने स्थान को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे, धर्म उनका कुछ भी हो, वो हिंदू हो फिर भी वो वहीं रहना चाह रहे थे, वो मुसलमान है फिर भी वो यहीं रहना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को डिसाइड करना होगा कि लोग कहाँ रहेंगे, राज्य नहीं डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उस समय पे एक बात समझ में आई कि लोगों को समय दे दिया जाए, एक लंबा समय दे दिया जाए, जिससे लोग डिसाइड करें कि किसको कहाँ रहना है। 2-4 महीने में ये डिसाइड नहीं हो पाएगा, कम है। इसलिए उस टाइम पे लगभग 1 साल का समय दिया गया। 19 जुलाई 1948, 15 अगस्त 1947 से 19 जुलाई 1948 तक का समय दिया गया कि जिसको भी जहां रहना है वो इस लगभग 1 वर्ष होगा, आप देखोगे तो लगभग 1 वर्ष का टाइम दिया गया, और इस 1 वर्ष में जिसको जहां रहना है वो डिसाइड कर ले कौन कहाँ रहेगा, कौन इस तरफ रहेगा, कौन इस तरफ रहेगा। और 1 वर्ष का समय ठीक है, 1 वर्ष का समय पर्याप्त होता है ये डिसाइड करने के लिए कौन कहाँ रहेगा। तो लगभग 1 साल का समय दिया गया लोगों को और कहा गया कि भाई आप जिसको जहां रहना है वो तय कर ले। 19 जुलाई 1948 ये डेडलाइन है। इस तारीख के बाद जो जहां मिलेगा वो वहीं का नागरिक मान लिया जाएगा। ये वाली वास्तविक रूप में जो ये वाली बात है, ये वाली बात अनुच्छेद 5 में बताई गई। अनुच्छेद 5 देखिए, अनुच्छेद 5 ने यही कहा कि 19 जुलाई 1948 को जो जहां मिलेगा वो वहीं का नागरिक हो जाएगा, जो जिस क्षेत्र में मिलेगा। जो लोग भारतीय क्षेत्र में मिलेंगे उन्हें भारत का नागरिकता दे दी जाएगी, और जो भारतीय क्षेत्र में नहीं मिलेंगे, पाकिस्तानी क्षेत्र में है, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का संविधान अनुच्छेद 5 ये नहीं कह रहा है कि जो पाकिस्तानी क्षेत्र में होंगे वो पाकिस्तान के नागरिक होंगे, पाकिस्तान जाने। लेकिन जो भारतीय क्षेत्र में होंगे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत के नागरिक होंगे, बस वो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकी घूमने आया भारत में और नागरिकता बट रही थी तो उसको नागरिकता हम दे देंगे कि तुम यहाँ मिले, तुम नागरिकता लो, या वो कह दे कि मैं यहाँ पे आया हूँ 10 दिन पे, नागरिकता बट रही, लाओ हमको भी दो। नहीं, अनुच्छेद 5 कहता है कि 19 जुलाई 1948 को
जो भी भारतीय क्षेत्र में मिलेगा वो भारत का नागरिक होगा, बशर्ते निम्न शर्तों को पूरा करता हो। वो शर्त कौन सी है? पहली शर्त है उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है ना, उसका जन्म भारत में हुआ हो। अब आप क्या सोच रहे हो कि उसका जन्म यहां हुआ हो? नहीं नहीं, उसका जन्म भारत में हुआ हो मतलब कौन सा भारत? 1935 का भारत। उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। 1935 का भारत मतलब उसका जन्म चाहे लाहौर में हुआ हो, उसका जन्म चाहे लाहौर में हुआ हो, या उसका जन्म कराची में हुआ हो, या उसका जन्म दिल्ली में हुआ हो। ध्यान रखिए, जब यहाँ जन्म की बात की जा रही है तो ध्यान रखिए, इसका मतलब ये है कि उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, यहां से लेके यहां तक, वो भारत का नागरिक माना जाएगा अगर 19 जुलाई 1948 को वो भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, माता या पिता का जन्म, माता या पिता या दोनों में से दोनों या कोई एक, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। भारत का मतलब कौन सा? 1935 का परिभाषित भारत। और तीसरा, अस्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो, और ये कम से कम कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। अस्थायी रूप से भारत में निवास कर रहा हो, तो ये अस्थायी रूप से भारत में निवास करने की जो बात है, ये कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? 5 वर्ष से। इसका मतलब कि ऐसे लोग जिनका जन्म भारत में हुआ है, या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या जो 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, और भारत का मतलब ये 1935 का परिभाषित भारत, वो चाहे लाहौर में पैदा हुआ हो, या वो कराची में पैदा हुआ हो, ढाका में पैदा हुआ हो, दिल्ली में पैदा हुआ हो, मुंबई में पैदा हुआ हो, अगर वो 19 जुलाई 1948 को भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर वो भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। बस इतनी सी बात है। तो अनुच्छेद 5 ने यही कहा कि जो यहां मिलेगा और 3 शर्तों को पूरा करता होगा, उसका जन्म भारत में हुआ होगा। अब ऐसा नहीं है अमेरिका का हो, जापान का हो, आया और भारतीय क्षेत्र में मिला, नागरिकता मांग ले, दे देंगे। नहीं, मांगेगा भी कौन? वही जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, अस्थायी रूप से। ये अस्थायी रूप में बाहर के लोग, जैसे भूटानी लोग यहाँ पे रहते थे, श्रीलंकाई लोग यहाँ पे रहते थे, नेपाली लोग यहाँ पे रहते थे, 5 साल से अधिक से वो इस क्षेत्र में रह रहे थे, वो चाहे ढाका हो, चाहे लाहौर हो, कराची हो, दिल्ली हो, मुंबई हो। उन लोगों को लगा कि भारत के साथ ठीक है, अपने देश से ज्यादा समृद्धता है, कमाने के लिए आए हैं और 5 साल से अधिक से रह रहे हैं, नागरिकता बट ले, राव लगे हाथ नागरिकता ले लें। तो ऐसे लोग जो 5 वर्ष से रह रहे हैं, वो चाहे जहां के भी हों, अगर वो भारतीय नागरिकता की मांग करते उस टाइम, तो वो भारत के नागरिक होते। बस 19 जुलाई 1948 के बाद वो यहाँ दिख गए होते। तो ऐसे नागरिकता दी गई होगी। जो लोग यहाँ पे थे उन लोगों को नागरिकता देने का जो काम था वो ऐसे किया गया, एक डेडलाइन दी गई और उस डेडलाइन में कहा गया कि जिसको जहाँ जाना है चला जाए, और फिर 19 जुलाई 1948 के बाद जो जहाँ मिलेगा वो वहीं का नागरिक मान लिया जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन आपके दिमाग में अभी भी प्रश्न उठ रहा है कि चलो सर 5 ठीक है, 5 ने कह दिया कि 19 जुलाई 1948 एक डेडलाइन दे दिया और उस दिन जो जिधर होगा वो वहां का नागरिक हो जाएगा। लेकिन मान लो सर किसी कारणवश पाकिस्तानी क्षेत्र में जो लोग हैं, हिंदू हैं, और वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो आना चाहते हैं भारत में, किन्हीं कारणों से अगर वो भारत नहीं आ सके तब, तो अनुच्छेद 5 के हिसाब से तो वो नागरिक नहीं होंगे सर, क्योंकि वो भारतीय क्षेत्र में तो है नहीं। और वो कारण कुछ भी हो सकता है वो बीमार रहे, हॉस्पिटल में भर्ती रहे उसी दौरान और इस कारण वो ना आ पाए, या हो सकता है कि उनके बेटे बेटी का विवाह रहा हो, विवाह तोड़ के नहीं आना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, इसलिए नहीं आ पाए,
या हो सकता है कि यहाँ आने के लिए यहाँ पे जमीन खरीदनी होगी ना, और वहां की प्रॉपर्टी बेचे रहे होंगे। अब वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं होगी या बिकी होगी तो कुछ पैसे मिले होंगे, बाकी के पैसे नहीं मिले होंगे। अब वो पैसे लेने के इंतजार में वहां रुके हों, और वहां वाला जिसने खरीदा है उसको लग रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले ये तो आदमी चल ही जाएगा, तो हमें शायद पैसा देना न पड़े, प्रॉपर्टी हमें ऐसे ही मिल जाए। तो इस चक्कर में हो सकता है कि ये व्यक्ति अगर खाली हाथ आ जाएगा तो करेगा क्या, इसलिए शायद ये वहां पे रुका होगा कि वो पैसे मिल जाए तब आए। कुछ भी कारण हो सकता है, 1 साल के बाद भी वो लोग अगर यहाँ से नहीं आए और वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, और भारत तो कह रहा है अनुच्छेद 5 में कि जो यहाँ मिलेगा 19 जुलाई 1948 के दिन उसको हम नागरिकता देंगे, और जो नहीं मिलेगा वो हमारा नागरिक नहीं होगा। तो वो तो वही है, क्या वो हमारे नागरिक होंगे? जबकि उनकी प्रबल इच्छा है कि वो भारतीय नागरिक हो, मजबूरी बस नहीं आ पाए। तो ऐसे में तो उनके साथ जाति हो जाएगी, वो बनना चाहते हैं भारतीय लेकिन बन जाएंगे पाकिस्तानी, या हो सकता है वो पाकिस्तानी भी ना बने, क्योंकि मांग नहीं करी होगी उन्होंने पाकिस्तान नागरिकता की, तो नागरिकता ही खत्म हो जाएगी उनकी। तो ऐसे ही भारतीय क्षेत्र के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे मुसलमान, क्योंकि मुसलमान लोग यहां भी रहते थे, और वो मुस्लिम लोग पाकिस्तान के नागरिक बनना चाहते हैं, जाना चाहते हैं बांग्लादेश या भारत, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान जो आज का है, या यूं कह ले वो पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में, मतलब वो जहां मुस्लिम आबादी है और जो देश धर्म के नाम पे बन रहा है, इस्लाम के नाम पे, वो वहां जाके रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ कारणों बस हो सकता है उनकी भी जमीनें यहाँ बिक गई हों और उनको भी पैसा न मिला हो, और वो इंतजार कर रहे हैं पैसा मिले तो जाएं। और यहाँ वाला भी आदमी उतने बदमाश है जितना वहां वाला, क्योंकि दोनों थे तो एक ही, बदमाशी दोनों की बराबरी है। हो सकता है यहाँ वाला भी सोच रहा है कि अभी पैसे टालते जाओ, 19 जुलाई 1948 के पहले तो ये चली जाएंगे पाकिस्तान, नहीं जाएंगे तो भारतीय नागरिक हो जाएंगे, रहना नहीं चाहते, इनको तो बेच बाच के जाना ही है, तो पैसे फंसाए रखो, और अगर ये चले गए तो फिर पैसे देने की नौबत नहीं आएगी, अब कर्जा मांगने थोड़ी वीजा पासपोर्ट लेके आएंगे। इस चक्कर में ये भी फंसाए पड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 को यहां दिखे तो यही के नागरिक। तो ये वाली जो टेक्निकलिटी आ रही थी, ये वाली जो समस्या आ रही थी, ये समस्या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ नागरिकता देने के संबंध में जाति कर सकता था। लेकिन हम भारतीय हैं, हम जाति के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, जाति के बिल्कुल विरोध में है। यही कारण था कि इसका समाधान ढूंढा गया, और इसके लिए पहला अनुच्छेद जो जिम्मेदार है वो है अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6, आर्टिकल 6। अनुच्छेद 6 की अगर हेडिंग आप लिखना चाहोगे तो आपको बताना पड़ेगा पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, आने वालों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता मतलब ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान में किसी कारणवश रह गए और भारत नहीं आ पाए, उनके साथ क्या होगा। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कंप्रोमाइज करता है, और अनुच्छेद 6 कहता है ना, बड़े अच्छे से पढ़िएगा कि अनुच्छेद 5 कुछ भी कह रहा हो, अनुच्छेद 5 कुछ भी कह रहा हो, यदि पाकिस्तानी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, यदि पाकिस्तानी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक भारतीय क्षेत्र में नहीं आ सका है, भारतीय क्षेत्र में नहीं आ सका है, किंतु 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले सक्षम
अधिकारी के समक्ष भारतीय नागरिकता की मांग कर चुका है, भारतीय नागरिकता की मांग कर चुका है, भारत का नागरिक माना जाएगा। देखिए, भारत का नागरिक माना जाएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 19 जुलाई 1948 तक भारतीय क्षेत्र में नहीं आ सका है, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले उसने भारतीय नागरिकता की मांग कर दी है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, भले ही वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, बावजूद उसके वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 6 कह रहा है। अर्थात अनुच्छेद कह रहा है कि 5 कुछ भी कहे, लेकिन 6 कह रहा है कि अगर उसने मांग कर दी उस डेट से पहले, भले ही वो पाकिस्तान में है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 5 कह रहा था कि नहीं माना जाएगा, 6 कह रहा है कि अनुच्छेद 5 कुछ भी कहे, आप उस पर ध्यान मत दो। मैं 6 कह रहा हूं कि अगर उसने मांग कर दी है बस उस डेट से पहले, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अब यही कंडीशन आगे बनेगी, यही कंडीशन अनुच्छेद 7 के साथ बनेगी, यही कंडीशन अनुच्छेद 7 के साथ है। अनुच्छेद 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान, देखिए, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जाने वालों की नागरिकता, ठीक है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनकी नागरिकता का सेम ऐसी कंडीशन है। 5 कह रहा था कि जो 19 जुलाई 1948 को मिलेगा भारत में, उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। 7 कह रहा है, फिर से वैसे लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 5 कुछ भी कह रहा हो, है ना। ऐसे देखिए, ये मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि आपको ना थोड़ा मजा आ जाए, अनुच्छेद सब विजुअल हो जाए, जैसे ये आदमी हो, तभी तो अनुच्छेद आपको समझ में आते हैं, अन्यथा तो अनुच्छेद तो रटते रह जाओगे। अब कह रहा है कि देखो भाई, ये कुछ भी कह रहा है, इसकी बात मत मानना। यदि कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान की नागरिकता की मांग कर चुका है, देखिए, मांग कर चुका है, पाकिस्तान की नागरिकता की मांग कर चुका है, किंतु 19 जुलाई 1948 की तिथि बीत जाने के बाद भी भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा है, भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। देखिए, वो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, भले ही वो 19 जुलाई 1948 के बाद भी भारतीय क्षेत्र में पाया जा रहा है, बावजूद उसके वो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा? अनुच्छेद 5 के संबंध में आपने देख लिया, अनुच्छेद 5 के संबंध में, 6 के संबंध में, सब कुछ वही लिखा है जो, अब देखो ये पीपीटी है, पीपीटी में सारी बातें वही लिखा है, एक व्यक्ति, ठीक है, बस इतना 5 में देखना है कि वो व्यक्ति जो अस्थायी रूप से भारत में रह रहा था, वो अगर कैदी के रूप में भारत में रहा है, मान लो कहीं किसी दूसरे देश का है और 5-7 साल से कैदी के रूप में भारत में है, तो वो मांग नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर वो सशस्त्र बल के रूप में, मतलब किसी दूसरे देश के सेना के रूप में कार्यरत रहा हो और भारत में अगर वो सशस्त्र बल के रूप में रहा हो,
तो भी वो मांग नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 5 से कैदी और सशस्त्र बल के रूप में 5 वर्ष जो अस्थायी रूप से है वो बाहर है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अनुच्छेद 6 की बातें आपने पूरी देख ली, सारा कुछ वही कुछ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 7 भी आपने देख लिया, सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 8 अब हम बाद में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही हम लोगों को देखना था। ठीक है, P2I बैच में आप ले सकते हैं, कोड AP लाइव कोड लगाने का प्रयास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों मित्रों तक इस महत्वपूर्ण सीरीज को पहुंचाते रहें। मैं इसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।